जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और पिछले सेशन की यदि बात करी जाए तो साथियों, पिछले सेशन में हम लोग क्या कर चुके हैं? पिछले सेशन में हम लोग मिल का जो चैप्टर था, जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल का चैप्टर था, उसको हम समाप्त कर चुके हैं साथियों। तो आज हम लोग देखेंगे, देखिए थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि आदर्शवाद से प्रश्न बनते हैं, कांट हीगल से भी प्रश्न बनते हैं, टीएच ग्रीन, और उसके बाद आपका मार्क्स आ जाएगा। लगभग लगभग देखा जाए तो सिलेबस आपका समाप्ति की ओर है साथियों। ठीक है, एक दो विचारक रह गए हैं, उसके बाद हम लोग भारतीय राजनीतिक विचारक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक डालिए आज का। थोड़े से कुछ सवाल बनते हैं अटपटे से। आप सोचोगे कि सर ये तो सिलेबस से आए नहीं हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है साथियों, चलिए टॉपिक डाल दीजिए आप लोग। आज आदर्शवाद, 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 आदर्शवाद। ये क्या होता है साथियों? आदर्शवाद, आदर्शवाद का मतलब है जो केवल विचारों में है, व्यवहार में नहीं। विचारों में है, कल्पनाओं में है, वो व्यवहार में उसका कोई मतलब नहीं है। ये आदर्शवाद जो होता है वो आध्यात्मिकता और नैतिकता पर बल देता है। किस पर साथियों? आध्यात्मिकता और नैतिकता पर बल देता है। मैंने आपको बताया कि आदर्शवाद का क्या मतलब है कि जो विचारों में है, जो केवल कल्पनाओं में है, व्यवहार से उसे कोई मतलब नहीं है। जो कल्पनाओं में हो, विचारों में हो, लेकिन व्यवहार में ना हो, ये आध्यात्मिकता और नैतिकता पर बल देता है। ठीक है साथियों, इतनी बात आपको पता चल गई। इसी आदर्शवाद को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे नैतिकतावाद, जैसे इसको कई नामों से जानते हैं, जैसे नैतिकतावाद, नैतिकतावाद, कल्पनावाद, रहस्यवाद, रहस्यवाद, प्रत्ययवाद, प्रत्ययवाद। इन सभी नामों से हम किसको जानते हैं? तो आदर्शवाद को हम जानते हैं साथियों। ठीक है साथियों, आपको पता चल गई। ये जो आदर्शवाद है, इसके जनक कौन है? जनक, यदि इसके जनक की बात करी जाए, जनक, यदि इसके जनक की बात करी जाए तो जनक कौन है? जनक है साथियों कांट। कौन है? कांट। इसके जनक कौन है? कांट। और यदि इसके प्रेरणा स्रोत की बात करी जाए, प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा स्रोत कौन है? तो प्रेरणा स्रोत कौन है? हमारे रूसो हैं। कौन है? रूसो हैं। प्रेरणा स्रोत कौन है? रूसो को इसका प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि आदर्शवाद का जनक किसे कहते हैं? तो आदर्शवाद का जनक कौन कहलाता है? तो उन्हें कांट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांट। और आदर्शवाद का प्रेरणा स्रोत कौन है? तो रूसो है। कौन है? रूसो को कहा जाता है आदर्शवाद का प्रेरणा स्रोत साथियों। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतनी बात आपको समझ में आई? ये जो आदर्शवाद होता है साथियों, ये सावयवी संबंध में विश्वास करता है। कैसे संबंध में? ये सावयवी संबंध में विश्वास करता है। कैसा संबंध? सावयवीय संबंध। ये कैसे संबंध विश्वास करता है? ये सावयवी संबंध विश्वास करता है। सावयवी संबंध का मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि अंगी और अंग का संबंध। किसका? अंगी और अंग का संबंध। अंगी और अंग का संबंध। अंगी का मतलब होता है संपूर्ण। क्या मतलब होता है अंगी का? अंगी का मतलब होता है संपूर्ण, और अंग का मतलब होता है अंश। अंग का क्या मतलब होता है? अंग का मतलब होता है अंश। अर्थात कहा जाए तो ये जो सावयवी संबंध होता है, ये राज्य को तो मानता है संपूर्ण, राज्य को क्या मानता है? संपूर्ण, और
अंश किसको मानता है? तो ये व्यक्ति को मानता है। किसको मानता है? व्यक्ति को मानता है। अर्थात कहा जाए तो ये राज्य को क्या मानता है? राज्य को साध्य मानता है। राज्य को साध्य मानता है और व्यक्ति को क्या मानता है? साधन के रूप में स्वीकार करता है। साथियों, मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि ये जो आदर्शवाद होता है, आदर्शवाद सावयवी संबंध में विश्वास करता है। और सावयवी संबंध क्या होता है? ये अंगी और अंग का संबंध कहलाता है। अंगी और अंग का संबंध कहलाता है। अंगी का मतलब होता है संपूर्ण और अंग का मतलब होता है अंश। यानी कि आदर्शवाद में राज्य को क्या माना जाता है? संपूर्ण माना जाता है और व्यक्ति को क्या माना जाता है? इसका अंश माना जाता है। अर्थात कहा जाए तो इसमें राज्य जो होता है उसे साध्य मान लिया जाता है और जो व्यक्ति होता है उसे साधन मान लिया जाता है। साथियों, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? आ गई ना? आ गई? ये जो आदर्शवाद होता है साथियों, ये आदर्शवाद जो होता है ये व्यक्तिवाद का क्या होता है? प्रतिवाद होता है। ये क्या होता है? व्यक्तिवाद का प्रतिवाद होता है। व्यक्तिवाद का प्रतिवाद होता है। क्या होता है? प्रतिवाद होता है। व्यक्तिवाद का क्या होता है? प्रतिवाद होता है। जैसे ये हो गया हमारा व्यक्तिवाद, ठीक है, ये हो गया हमारा आदर्शवाद। ये हो गया हमारा व्यक्तिवाद, ये होगा आदर्शवाद। व्यक्तिवाद का क्या होता है? प्रत्यय होता है, यानी कि उल्टा होता है। कौन? प्रतिवाद। व्यक्तिवाद का प्रतिवाद कौन होता है? तो आदर्शवाद होता है। यानी कि व्यक्तिवाद का उल्टा कौन होता है? आदर्शवाद होता है। व्यक्तिवाद में जो होता है, व्यक्तिवाद में व्यक्ति को क्या माना जाता है? व्यक्ति को साध्य माना जाता है और जो राज्य होता है, राज्य को क्या माना जाता है? राज्य को साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। साथियों, समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? तो आदर्शवाद किसका प्रतिवाद है? तो आदर्शवाद व्यक्तिवाद का प्रतिवाद है। व्यक्तिवाद का उल्टा कौन है? तो आदर्शवाद है। साथियों, समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? व्यक्तिवाद में व्यक्ति को साध्य माना जाता है और राज्य को साधन माना जाता है, जबकि आदर्शवाद में राज्य को संपूर्ण अर्थात साध्य माना जाता है, वही व्यक्ति को उसका अंश यानी कि साधन माना जाता है। साथियों, इतनी बात आपको समझ में आ गई? आ गई? ये जो आदर्शवाद होता है साथियों, ये आदर्शवाद दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है आदर्शवाद। एक तो होता है जर्मन आदर्शवाद, एक होता है ब्रिटिश आदर्शवाद। ये आदर्शवाद के कितने प्रकार हैं? तो आदर्शवाद कितने प्रकार हैं भैया? दो प्रकार के। ये देखिए, आदर्शवाद जो होता है, आदर्शवाद जो होता है ये दो प्रकार का होता है मित्रों। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक कहलाता है जर्मन आदर्शवाद। कौन सा भैया? जर्मन आदर्शवाद, ठीक है। दूसरा होता है ब्रिटिश आदर्शवाद। कौन सा? ब्रिटिश आदर्शवाद। ब्रिटिश आदर्शवाद। एक होता है जर्मन आदर्शवाद, दूसरा होता है ब्रिटिश आदर्शवाद। ये जो जर्मन आदर्शवाद है, जर्मन आदर्शवाद जो है, इसके जनक कौन है? इसके जनक कौन है? तो इसके जनक कौन है भैया? इसके जनक है कांट। कौन है? इसके जनक है कांट। और इसे आगे जो बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे किसने बढ़ाया? आगे किसने बढ़ाया? तो आगे बढ़ाया भैया फिक्टे ने। किसने? फिक्टे ने आगे बढ़ाया इसको, फिक्टे ने। और इसको चरम सीमा पर जो पहुंचाया, इसको चरम सीमा पर पहुंचाया, इसको चरम सीमा पर किसने पहुंचाया? तो वो पहुंचाया साथियों किसने? हीगल ने। किसने? हीगल। इसको चरम सीमा पर किसने पहुंचाया? तो इसको चरम सीमा पर हीगल ने पहुंचाया। साथियों, किसने पहुंचाया? हीगल ने पहुंचाया। और ये जो हमारा ब्रिटिश आदर्शवाद है, कौन? ये जो ब्रिटिश आदर्शवाद है, इसके जनक कौन है? इसके जनक है टी.एच. ग्रीन। कौन है? टी.एच. ग्रीन। इसके जनक कौन है साथियों? इसके जनक है टी.एच. ग्रीन, इसके जनक हैं। लेकिन इसको आगे किसने बढ़ाया?
इसको आगे किसने बढ़ाया? तो इसको आगे बढ़ाने का जो काम किया वो किया वेंडले ने। किसने? व्रेंडले ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया साथियों। इसको चरम सीमा पर किसने पहुंचाया? चरम सीमा पर जो पहुंचाया वो किसने पहुंचाया? वो बोसांके ने पहुंचाया। किसने? बोसांके। किसने पहुंचाया? तो बोसांके ने इसको चरम सीमा पर पहुंचाया। इतनी बात आपको समझ। साथ ही ये जो आदर्शवाद है, आदर्शवाद जो है वो दो प्रकार का होता है। एक मैंने आपको बताया कि जर्मन आदर्शवाद होता है, एक मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश आदर्शवाद होता है। ये जो जर्मन आदर्शवाद होता है, इस जर्मन आदर्शवाद के जो जनक हैं उन्हें को क्या कहा जाता है? तो कांट कहा जाता है। जर्मन आदर्शवाद के जनक कौन है? कांट है। इस जर्मन आदर्शवाद को आगे किसने बढ़ाया? तो किसने बढ़ाया साथियों? फिक्टे ने बनाया। किसने बढ़ाया? फिक्टे। एक विचारक है फिक्टे, तो उन्होंने जर्मन आदर्शवाद को आगे बढ़ाया। लेकिन इसको चरम सीमा पर किसने पहुंचाया? तो हीगल ने पहुंचाया साथियों। किसने पहुंचाया? हीगल ने पहुंचाया चरम सीमा को आदर्शवाद के रूप में। समझ पा रहे हैं? और आदर्शवाद को प्रत्ययवाद भी कहा जाता है ना। इसीलिए हीगल के जो विचार हैं, हीगल के विचारों को परम प्रत्ययवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम प्रत्ययवाद। हीगल के जो विचार हैं, इसके विचारों को क्या कहा जाता है? परम प्रत्ययवाद कहा जाता है। परम प्रत्ययवाद कहा जाता है साथी। हीगल के विचारों को क्या कहा जाता है? परम प्रत्ययवाद कहा जाता है। वही मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश आदर्शवाद के जनक कौन है? तो टी.एच. ग्रीन है। इसको आगे किसने बढ़ाया? तो ब्रेंडले ने बढ़ाया। इसको चरम सीमा पर किसने पहुंचाया? तो बोसांके ने पहुंचाया। किसको साथियों? बोसांके ने पहुंचाया साथियों। वही एक बात और देख लीजिए, ये जो कांट हैं, कांट के विचारों में आदर्शवाद और व्यक्तिवाद का मिश्रण मिलता है। कांट के जो विचार हैं, इनके विचारों में आदर्शवाद प्लस व्यक्तिवाद का मिश्रण आपको दिखाई देता है। ये जो आदर्शवाद और व्यक्तिवाद का मिश्रण किसके विचारों में दिखाई देता है? तो कांट के विचारों में दिखाई देता है। वहीं जो हमारे टी.एच. ग्रीन है, टी.एच. ग्रीन के विचारों में उदारवाद प्लस आदर्शवाद का मिश्रण आपको दिखाई देता है साथियों। समझ पा रहे होंगे मेरी बात आप, है ना। तो ये सभी बातें मैं आपको बताना चाहता था, है ना साथियों। ऐसे ही आगे हमारे अब हम लोग देख लेंगे। देखिए, अगर हम आगे देखेंगे किसको? हीगल को देखेंगे हम लोग, क्योंकि हीगल के विचारों को क्या कहा जाता है? परम प्रत्ययवाद कहा जाता है। हीगल के बाद हम लोग क्या देख लेंगे? हीगल के बाद हम लोग कांट देख लेंगे, मार्क्स देखेंगे। मार्क्स के बाद लेनिन देखेंगे। तो ऐसे ही हमारे 2-3 विचारक बचे हैं। उसी के बाद हम लोग आगे देखेंगे भारतीय राजनीतिक विचारक। ठीक है साथियों। चलिए, तो मैंने आपको आज जो बताने का प्रयास किया है, आज मैंने आपको बताया, क्या बताया साथियों? मैंने आपको बताया कि भैया ये जो आदर्शवाद है, क्या है? आदर्शवाद है। आदर्शवाद क्या होता है? कि जो विचारों में हो, जो केवल विचारों में हो, व्यवहार में नहीं हो। अर्थात आदर्शवाद आध्यात्मिकता और नैतिकता पर बल देता है। आदर्शवाद किस पर बल देता है? तो आदर्शवाद आध्यात्मिकता और नैतिकता पर बल देता है। आदर्शवाद का क्या मतलब होता है? कि जो केवल विचारों में, कल्पनाओं में हो, व्यवहार में ना हो, उसे क्या बोलेंगे? हम आदर्शवाद बोलेंगे। ये जो आदर्शवाद होता है, इसके जनक कौन है? इसके जनक साथियों कांट हैं। कौन है? कांट। लेकिन इसके प्रेरणा स्रोत कौन है? तो प्रेरणा स्रोत यदि पूछे तो कौन है? हमारे रूसो हैं। कौन है? रूसो इसके प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं साथियों। आदर्शवाद को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो आदर्शवाद को साथियों किन किन नामों जाना जाता है? नैतिकतावाद, कल्पनावाद, रहस्यवाद, प्रत्ययवाद, इन सभी नामों से आदर्शवाद को साथियों जाना जाता है।
ठीक है। वही मैंने आपको आगे क्या बताया, वही मैंने आपको बताया कि जो आदर्शवाद होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का भैया? दो प्रकार का होता है। पहला होता है जर्मन आदर्शवाद, दूसरा होता है ब्रिटिश आदर्शवाद। पहला जर्मन आदर्शवाद, दूसरा ब्रिटिश आदर्शवाद। जर्मन आदर्शवाद के जनक कौन है? तो इसके जनक कौन है? तो कांट हैं। कौन है? कांट हैं। इसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया? तो फिक्टे ने किया। किसने किया? फिक्टे ने किया। लेकिन इसको चरम सीमा पर किसने पहुंचाया? तो हीगल ने पहुंचाया। किसने पहुंचाया? हीगल ने पहुंचाया। और आदर्शवाद का दूसरा नाम प्रत्ययवाद है। इसीलिए साथियों जो हीगल हैं, हीगल के विचारों में परम प्रत्ययवाद दिखाई देता हमको। परम प्रत्ययवाद मतलब आदर्शवाद चरम सीमा पर है, उसे हम परम प्रत्ययवाद बोलते हैं। ठीक है साथियों, वही मैंने आपको बताया ब्रिटिश आदर्शवाद। तो ब्रिटिश आदर्शवाद के जनक कौन है? तो उनके जनक कौन है भैया? टी.एच. ग्रीन है। कौन है? टी.एच. ग्रीन है। इसको आगे किसने बढ़ाया? तो ब्रैंडले ने बढ़ाया। किसने बढ़ाया? ब्रैंडले ने बढ़ाया। लेकिन इसको चरम सीमा पर किसने पहुंचाया? तो बोसांके ने पहुंचाया। किसने साथियों? बोसांके ने इसको चरम सीमा पर पहुंचाया। भाई हमने बताया कि जर्मन आदर्शवाद के जो जनक हैं वो कौन है? कांट हैं। ठीक है, कांट हैं। लेकिन कांट के विचार में हमको व्यक्तिवाद और आदर्शवाद का मिश्रण दिखाई देता है साथियों। व्यक्तिवाद और आदर्शवाद का मिश्रण दिखाई देता है किनके विचारों में? तो कांट के विचारों में। वहीं साथियों ये जो हमारे टी.एच. ग्रीन है, ब्रिटिश आदर्शवाद के जनक, इनके विचारों में हमको उदारवाद और आदर्शवाद का मिश्रण दिखाई देता है। उदारवाद प्लस आदर्शवाद का मिश्रण दिखाई देता है साथियों। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको आज बताई साथियों। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा आदर्शवाद के जनक कौन है? तो कांट है। इसके प्रेरणा स्रोत कौन है? तो रूसो हैं। ब्रिटिश आदर्शवाद के जनक कौन है? तो टी.एच. ग्रीन है। जर्मन आदर्शवाद के जनक कौन है? तो कौन है? हमारे कांट हैं। ठीक है, ठीक है साथियों, चलिए आज मैं आपसे यही विदा चाहता हूँ। आगे हम लोग देखेंगे, कांट का थोड़ा सा टॉपिक है, उसके बाद हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है साथियों, तो जब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहता हूँ। आज थोड़ा मैं जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है, और आप जानते हैं कि ऑफलाइन क्लास भी है, तो इस चक्कर में मुझे थोड़ा टाइम कम लग रहा है आज, लेकिन कल से हम लोग। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।